रेडियो सिटी पर मेरा नाम सुड है और हमारे प्रोफेशन की वजह से हमें मौका मिलता है कि डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से लोगों से मुलाकात करें और उनसे उनकी एक्सपर्टीज के बारे में जानें। इस वक्त जो स्टूडियो में मेरे साथ है, एक्चुअली उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे मेरे पेपर खोलने पड़ेंगे क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है यार। आप सोचिए इतनी यंग एज में इनके पास इतनी सारी डिग्रीज है। डॉक्टर जिनेश सिंघवी मेरे साथ में है और सर मैं आपकी डिग्रीज देख रहा था। इतनी यंग एज में आपके पास MBBS, DNB, DRNB, मुझे तो आधी से ज्यादा चीजों के नाम भी नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ सर प्लीज पहले तो आपने जो पढ़ाई की है एक बार आप उसके बारे में बताएं सर प्लीज। तो थैंक यू सो मच सुड, थैंक यू सो मच रेडियो सिटी कि हम आज ये बात कर पा रहे हैं। आई थिंक डिग्रीज जो मेरे पास है वो नाम के लिए दे आर इम्पोर्टेंट, आई एग्री, बट उससे ज्यादा जो पीछे उसके इंसान होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डिग्रीज के साथ में हमको पोलाइट, हम्बल, नोबल रहना होता है इस प्रोफेशन में जी। आई एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमको एवरी डे इन एंड आउट कैंसर पेशेंट से डील करना होता है जी। उसमें काफी सारे पेशेंट्स अर्ली स्टेज के होते हैं, कुछ एडवांस स्टेज के होते हैं। एडवांस स्टेज वाले पेशेंट्स को बहुत हमको पेशेंट्स से समझाना होता है। तो इट्स अ टैक्सिंग फील्ड बट इट इज समथिंग विच विल गिव यू होप एवरी डे। आपको बहुत पॉजिटिव होना होता है ताकि आप सामने वाले को पॉजिटिव कर पाए। राइट, यस। तो आई एम अगेन बॉर्न ब्रॉट अप इन मुंबई। मेरा एजुकेशन थाने से हुआ है एंड देन मेरा जो स्पेशलिटी है मेडिकल ऑन्कोलॉजी वो मैंने दिल्ली से किया था। अच्छा, यस। तो मैं जब दिल्ली गया था मेरा मन नहीं था जाने का। अच्छा, मुंबई बहुत पसंद था। हाँ। बट फिर मैंने चांस लिया तो दिल्ली जाके मुझे ये समझ आया कि मुंबई अच्छा है। हाँ। और एक अच्छा रहा, आपका अनुभव भी हुआ। आई थिंक आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, अच्छे कॉलीग्स आपको मिले होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स का साथ मिला होगा, प्रोफेसर मिले होंगे। बहुत बहुत। अभी आप जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं वो नेक एंड सो इट इज आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कि कैंसर में हमारे पास 3 टूल्स होते हैं जी। जैसे हमारे पास आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होता है जी, वैसे ही हमारे पास कैंसर में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन होता है। परफेक्ट। तो ये 3 में से जो सेकंड पार्ट है कीमोथेरेपी वो मेरे पास होता है। तो जो ट्यूमर्स बहुत बड़े होते हैं उनको हम पहले कीमोथेरेपी देके छोटा करते हैं एंड देन वी गो अहेड विद सर्जरी ताकि उसको हम बाहर निकाल फेंकें। तो सरल भाषा में कि जैसे साम दाम दंड भेद होता है वैसे ही इसमें भी मल्टीपल चीज होती है और हमको वो जो एक कंपोनेंट है जिसमें हम लोग को कीमोथेरेपी या टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी जो नए चीज आई है वो वाला एस्पेक्ट मेरे पास होता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर्स, डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट। सर आजकल मतलब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कॉमन भी हो गए कैंसर केसेस सैडली, और कभी बीच में रशिया क्लेम करता है कि उन्होंने कैंसर का वैक्सीन बना लिया है और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी कैंसर के रिलेटेड घूमती रहती है। और मैं सबसे पहले ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि हेड और नेक कैंसर जो है ये मेजर प्रॉब्लम हो गई इंडिया में, मैंने सुना। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है और अगर है तो क्यों? 100% सही है। तो इंडिया इज नोन एज द हेड नेक कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट एशिया बट ऑफ द वर्ल्ड। आप हमारे नंबर्स देखिए, पॉपुलेशन 140 करोड़ जी, उसमें से 26 to 27% लोग कहीं ना कहीं टोबैको या स्मोकिंग करते हैं। एवरी ईयर अराउंड 1.5 लाख नए केसेस आते हैं ओरल कैंसर के इंडिया में। बाप रे। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि उसमें से 50% पेशेंट्स एडवांस्ड होते हैं और उससे भी अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जो एज ग्रुप में ये पाया जाता है वो यंग एज है। आप जैसे मेरे जैसे लोग 35, 40, 45 जब प्राइम एज होता है कमाने का जी, उस वक्त उनको ये कैंसर होता है एंड दे लूज देयर लाइफ। पूरी फैमिली कोलैप्स हो जाती है, द ब्रेड अर्नर, ब्रेड विनिंग पर्सन जी। तो इसके लिए इसके बारे में जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर आजकल तो सैडली ये भी है, हम यंगस्टर्स को देखते हैं, कॉलेज के बाहर जाओ आप, कॉलेज के बच्चे स्मोक कर रहे हैं, रादर स्कूल के बच्चे स्मोक कर रहे होते हैं। मतलब ये बहुत ही सैड सिनेरियो है, पर आंख बंद करके नहीं बोल सकते कि नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है सैडली। इसीलिए मेरा अगला सवाल ये है कि अप्रोक्सीमेट मतलब कौन सी स्टेज पे हेड और नेक के कैंसर आपको डायग्नोज करने को दिख रहे हैं? अभी आपने बताया डेटा कि 1.5 लाख पेशेंट्स तकरीबन एवरेज ये है कि डायग्नोज होते हैं। तो क्या स्टेज पे होते हैं, कौन सी एज ग्रुप के होते हैं? तो पहले हेड नेक कैंसर मतलब क्या? हेड नेक कैंसर यानी कि वो कैंसर जो इस पार्ट के ऊपर होता है जी। तो इसमें आपका मुंह, ओरल कैविटी, बक्कल म्यूकोजा, टंग, फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहां तक का जो पार्ट है वो पूरा ओरल कैंसर या हेड नेक कैंसर में आता है जी। अब आप मुझे पूछेंगे कि
परसेंटेज क्या है कौन से स्टेज में, तो 50% से ज्यादा कैंसर्स इंडिया में स्टेज 3 और 4 में पाए जाते हैं। ऐसे में आपने पूछा कि स्कूल्स में, स्कूल के आसपास में, इंडिया में एक रेगुलेशन और रूल है कि स्कूल से 200 मीटर आसपास में कोई पान टपरी नहीं होनी चाहिए जी। बट आप देखेंगे कि काफी जगहों पे ये रूल फॉलो नहीं होता। और एक सर्वे हुआ था, 60,000 स्कूल्स का सर्वे हुआ था जी, जिसमें ये पाया गया था कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक स्टैटिस्टिक है, वो सुन के आपकी आंखें खुल जाएंगी। 2018 तक जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे जी, उसमें सिर्फ 4% स्क्रीन टाइम में स्मोकिंग दिखाया जाता था जी। आप विचार कर सकते हैं कि आज वो परसेंटेज कितना हो गया है? कितना? 96%। What are you saying? 96% of web series now show some or the other form of smoking in their screen time. That is 96%? so high. 96, मतलब आज आपके पास ऐसा एक भी ओटीटी वेब सीरीज नहीं मिलेगा आपको जिसमें स्मोकिंग नहीं दिखाया जा रहा है। धुरंधर की बात करूंगा जी, मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, बट आपने धुरंधर देखी है? जी 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 जी। जो बहुत स्मोकिंग है उसमें। प्राइम सीन जिसमें वो उस चेयर पे बैठता है जी, उसके ऊपर के कपड़े नहीं होते। व्हाट इज ही डूइंग? उसके हाथ में सिगरेट है एंड ही इज स्मोकिंग, धुआं हो रहा है। मतलब इट इज बीइंग ग्लैमराइज्ड, इट इज बीइंग ग्लोरीफाइड कि ये ऐसा करना चाहिए तुमको। और ये कौन देखता है? हम देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं एंड दे फील नहीं ये करना चाहिए यार, ये चीज में दम है जी। तो एवरीथिंग इज बीन समहाउ चीजें उस तरफ दिखाई जा रही है लोगों को कि तुमको ये करना चाहिए। और फिर हम वो करते हैं। 300% तो जो स्मोकिंग का इंसिडेंस है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, 300% चांस बढ़ जाता है बच्चों का स्मोकिंग की तरफ अट्रैक्ट होने का। तो समहाउ बिग थिंग्स आर बीइंग हैपनिंग एंड हमको पता नहीं चल रहा है कि पीछे क्या हो रहा है। आप सोचिए 8 इयर्स में इतना चेंज हुआ है। एक स्टैटिस्टिक ये भी है कि हर 10 मिनट में 9 सेकंड स्क्रीन टाइम इज स्मोकिंग इन एन एपिसोड। तो अगर हम जो 70 मिनट्स का एपिसोड है तो उसमें 7 to 8 टाइम स्मोकिंग दिखाया जाएगा। अगर 1.5 घंटे की मूवी है तो उसमें 18 से 19 बार स्मोकिंग दिखाया जा रहा है। तो और उसको कितना कैजुअलाइज, कितना नॉर्मलाइज, मतलब यू फील कि ये तो पार्ट एंड पार्सल है यार, इसमें क्या है, लाइफ का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। तो फिल्म्स में स्मोकिंग करना हीरो को दिखाया जाता है, बट अगर रियल लाइफ में आप मुझे पूछे तो व्हाट दे एनकाउंटर इन रियल लाइफ आफ्टरवर्ड्स इज कैंसर्स, व्हिच इज द विलन ऑफ देयर लाइफ। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि कैंसर तो होता ही है, हार्ट डिजीज भी बहुत ज्यादा पकड़ रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस। यस, तो मैं एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको ज्यादा कैंसर के बारे में बताऊंगा, बट बिफोर अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आई वाज अ फिजिशियन। तो उसमें स्मोकिंग नॉट जस्ट इंक्रीजेस योर कैंसर रिस्क, इट इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ स्ट्रोक, आपको प्लाक्स, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कितने होते हैं, तो अनगिनत चीजें हैं। बट स्क्रीन पे सिर्फ दिखाया जाएगा स्मोकिंग, और स्क्रीन के बाद जो होगा छोटा सा लिखा है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इसका भी एक स्टैटिस्टिक है सर। हाँ, सिर्फ 14% OTTs वो रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अच्छा। 86% डू नॉट स्टिक टू द रेगुलेशंस व्हिच आर मेंट टू बी, कि उसको कितना बड़ा दिखाना है, कितना छोटा दिखाना है, कितना सेकंड्स दिखाना है, वो फॉलो नहीं होता। सर अब कॉस्टिंग की बात करें, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में इलाज है, क्योंकि हमारे पास इंडिया में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। इनफैक्ट हमारा मेडिकल टूरिज्म भी काफी बूम कर रहा है, बाहर से आके लोग इलाज कराते हैं। पर कैंसर के बारे में कहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को फैमिली में हो जाए तो इंसान तो शायद जाएगा ही, लेकिन आपको पैसा भी बहुत चले जाएगा उसके इलाज में। अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्टिंग आती है हेड एंड नेक कैंसर की? तो सर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जी, बिकॉज स्टेजेस पे डिपेंड करता है। बट मैं आंसर जरूर देना चाहूंगा जी, क्योंकि आंसर देंगे, ये मैसेज जाएगा सबके पास तो डेफिनेटली उनकी आंखें खुल जाएगी जी। जब भी किसी को हेड नेक कैंसर डायग्नोज होता है, जैसे कि इंडिया में 50% टाइम्स इट इज एडवांस्ड, ऐसे में सर्जरी में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए खर्चा होता है। सर्जरी के बाद आपको कीमो और रेडिएशन भी लगता है, उसमें आपका तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए खर्चा होता है। तो 8 लाख से 10 लाख रुपए आपके विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 7 मंथ्स जाएंगे। प्लस आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हैम्पर हो जाएगा। काफी बार आधा जबड़ा निकालना पड़ता है, आधा यहाँ का पार्ट निकालना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। इसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी हैम्पर होती है सर।
Of फैमिली course. लाइफ कितनी हैम्पर होती है। तो कॉस्टिंग आप मुझे पूछे तो ये एक रफ फिगर है, इससे काफी ज्यादा भी होता है, कुछ कुछ जगह पे कम भी होता है, राइट। सर अभी मेडिकल साइंस एवरीडे तरक्की करता है। जैसे मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में बोला था कि रशिया ने तो क्लेम ही कर दिया कि उन्होंने कैंसर का वैक्सीन निकाल लिया है, ऑल्दो अभी तो यूएनओ को और काफी सारी चीजों को, डब्ल्यूएचओ को इस पर ठप्पा लगाना बाकी है। कौन कौन सी पिछले कुछ सालों में, बिकॉज आपने भी अभी प्रैक्टिस शुरू की है एंड आई एम श्योर कि आपने भी एक जर्नी देखी होगी, पिछले कुछ सालों में ऐसे कौन कौन से नोटेबल चेंजेस या तरक्की मेडिकल साइंस ने की है जो सुनने में आम जनता को लगे कि हाँ चलो चीजें बेटर हो रही है, एडवांस हो रही है? तो जैसे आपने पूछा कि रशिया के वैक्सीन के बारे में, मुझे हर पेशेंट आके ये पूछता है हाँ। कि सर वो रशिया की वैक्सीन क्या होती है, वो हमारे केस में वैलिड है या नहीं। जी। तो सर रशिया की वैक्सीन ट्रायल स्टेज में है, अर्ली फेजेस में है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो इट इज स्टिल नॉट इन प्रैक्टिस। जी। अब कुछ वैक्सीन जरूर आई है जिसकी वजह से कुछ कैंसर्स का रिस्क कम हो जाता है। उसमें नंबर 1 है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जो इंडिया के अब एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस ने भी इस चीज को आगे बढ़ाया है एंड इट बीन रिकमेंडेड इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कि 9 to 14 इयर्स की जो लड़कियां हैं हमारे, उनको ये वैक्सीन देना है। इसकी वजह से अराउंड 90% रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स इन अ लाइफ टाइम गोज डाउन। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इज वन वैक्सीन। बाकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हम यंग एज में लेते हैं, दैट इज अगेन अ वैक्सीन व्हिच प्रिवेंट्स हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ऐसे कुछ 2 वैक्सीन हमको पता है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर और हेपेटोसेलुलर कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। बाकी अदर वैक्सीन आर स्टिल इन डेवलपमेंट। ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन के बारे में डेवलपमेंट चल रहा है, पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए चल रहा है, सब तैयारियां हो रही है दुनिया के अलग अलग पार्ट में, बट अभी तक फाइनल रिजल्ट्स, बिकॉज ट्रायल्स होते हैं, फिर उनके रिजल्ट आते हैं और उसमें सालों जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू वेट। राइट। यू नो, हमने सिर्फ स्मोकिंग की बात की, लेकिन इंडिया की अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करें तो वहाँ पे जर्दा, गुटखा, खैनी, ये सारी चीज़ों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और उसके रिजल्ट तो मतलब तुरंत ही दिखते हैं। लोगों का मुंह खुलना कम हो जाता है, उनके दांत खराब होने लगते हैं, उनके आसपास का एनवायरनमेंट पूरा थूक से भरा होता है। मतलब वो ऐसा कहते हैं कि वो जो पीक होती है उसकी वजह से भी काफ़ी रोग फैलते हैं। तो ये इस पर कुछ डेटा है आपके पास च्युइंग ऑफ टोबैको पे? सो सर, जो मैंने अर्लियर स्टैटिस्टिक्स बताया, 26% इंडिया में टोबैको लोग यूज कर रहे हैं जी। दैट इज ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग इंडिया में टोबैको यूज कर रहे हैं। उसमें से मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो स्मोकलेस टोबैको का है, जो आपने बताया जैदी, जैनी, गुटखा, चैनी। तो हम सबको पता है ये क्या है, बोलो जुबान केसरी, राइट, है ना। तो मैंने इसके ऊपर कुछ लाइन लिखी है, इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू से प्लीज सर। अजय, अक्षय, शाहरुख कहते हैं बोलो जुबा केसरी। अजय, अक्षय, शाहरुख कहते हैं बोलो जुबा केसरी। आओ उसी जुबान को बचाए, लेट्स स्टे कैंसर फ्री। वाह। सो सर, बहुत मीडिया में अच्छे अच्छे हमारे स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, सब प्रमोट करते हैं जी। कोई पल्स के नाम पे, कोई इलायची के नाम पे, राइट, सब सरोगेट मार्केटिंग करते। बट उसके बाद का जो सेगमेंट है, अगर इस तरफ हमको कैंसर से बचना है और इस तरफ कैंसर को प्रमोट करना है, कैंसर को प्रमोट करने वाले सर 100 लोग हैं जिनको मोटा पैसा मिलता है, वो प्रमोट करते हैं टोबैको को, स्मोकिंग को। इस तरफ कोई नहीं है सर जी, इस तरफ कोई है ही नहीं। आप मुझे एक नाम बताओ जो हमारे गवर्नमेंट ट्राई करती है थिएटर्स में कुछ दिखा के, हमको वो मजाक लगता है जी, हमको लगता है यार अवॉइड करते हैं, वो देखना ही नहीं हमको, फोटो देखना ही, वीडियो। मतलब अब तो स्मोकिंग के पैकेट पे बहुत बड़ी बड़ी फोटो आने लग गई, उसके ऊपर लोग अपना फोन रख के बैठ जाते हैं क्योंकि वो ना देखना पड़े, इग्नोर करते हैं उसको। बिल्कुल। सो इट्स अ सैड रियलिटी, बट व्हेन यू सिट ऑन दिस साइड ऑफ टेबल जी, जब आप मेरे केबिन में आते हो और आपको पता होता है, क्योंकि मेरे पास केबिन में तभी आते हैं जब कैंसर डायग्नोसिस हो चुका होता है जी जी, तो जब वो मेरे पास आते हैं ना, वो कितना भी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग करेजियस क्यों ना हो, पर जब अंदर से बीमारी आती है ना, वो टूट जाता है जी जी, और फिर उसको फील होता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, आई वुड हैव स्टॉप्ड माय सेल्फ दैट डे व्हेन समवन हैड टोल्ड मी। सर एक चीज और है, इंडिया में और बाहर, ये एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे जिनसे मेरी बातचीत हुई थी, ये सेलिंग के इंडियंस और बाहर के लोगों में अंतर ये भी है कि बाहर अगर कोई आदमी कुछ अनयूजुअल चीज देखता है, पहली बार, दूसरी बार, वो तीसरी बार वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। हमारे यहाँ पर हम बहुत सारे अर्ली सिम्टम्स इग्नोर करते रहते हैं और यहाँ पर हम शायद कैंसर को 3rd और 4th स्टेज में इसलिए डायग्नोज करते हैं क्योंकि हमने अर्ली स्टेजेस को इतना लंबा इग्नोर किया है एंड देन इट हैज डेवलप्ड इनटू 3 and 4। राइट। तो
आपकी आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट से बात होती होगी, और जब आप उनसे पूछते हैं कि ये साइन कब आने लगे, तो वो कितना पहले बताते हैं? 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, क्या बोलते हैं सर आपको? साल, हाँ, महीने नहीं सर, साल। सालों साल पहले। बताओ। मतलब मुंह खोलना कितने 2 साल पहले कम हो गया था, फिर भी तंबाकू गुटखा छोड़ा नहीं। फिर जब जाके कहीं ऐसा लगा कि मुंह में कुछ फील हो रहा है, कोई अल्सर है, तो वो और अल्सर सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, महीनों महीनों से चल रहा है, और ये क्या करते हैं ना, ये बाजू वालों को पूछते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं हो गया होगा, आप ये कर लो। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार आके बायोप्सी करवा लो। वो बायोप्सी से डर लगता है लोगों को, बायोप्सी नहीं करना, उससे फैल जाएगा। तो ये मैं फिर से कहना चाहूंगा कि बायोप्सी से फैलता नहीं है, इट्स अ मिथ। फिर क्या करते हैं कि इनको ट्रीटमेंट नहीं लेना होता, और डर लगता है कि कैंसर आ जाएगा, उस डर से ना ये और डिले करते हैं, दूसरे ट्रीटमेंट करते हैं सर, वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कोई और ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर 8-9 महीने बाद मेरे पास आएंगे, बोलेंगे। फिर वो जब इतना बड़ा हो जाता है, फट के बाहर आ जाता है ना, मैं आपको एक्चुअली ऐसे फोटोज दिखा सकता हूँ। पेशेंट ना मास्क पहन के आते हैं, वो बाहर बैठते ओपीडी के, समझता नहीं है, जब मास्क खुलता है तो मालूम पड़ता है, अरे बाप रे इतना बड़ा मास्क लेके घूम रहा है कोई पेशेंट। तो दे इग्नोर अ लॉट एंड दे वांट टू, मतलब वो जो डर होता है ना कि मैं चाहूंगा तो डायग्नोस हो जाएगा, और डायग्नोसिस के बाद मेरा हालत खराब हो जाएगा, उसकी वजह से वो करते नहीं है। तो इसके वजह से ही इंडिया में काफी अगर कोई बहुत अर्ली स्टेजेस में आ जाता है आपके पास, जिसको मतलब लगता है कि, तो स्टेज 1 या स्टेज 2 भी अगर मैं बोलूं, तो उनके ठीक होने के चांसेस ऑफ कोर्स बहुत ब्राइट होते हैं। तो सर स्टेज 1 में ठीक होने का चांस इज ऑलमोस्ट मोर देन 90%। स्टेज 2 में इट इज अराउंड 70 to 80%। स्टेज 3 में इट्स अराउंड 60 to 70%। स्टेज 4 में इट इज 50%। स्टेज 4 में भी ए और बी होता है। जी जी। स्टेज 4A में इट इज स्टिल ब्राइटर, बट स्टेज 4B इज वर्स। और उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, पता है, आप ठीक एक बार ठीक हो भी जाओगे एक बार के लिए, बट रिकरेंस रेट्स बहुत वापस आने का चांस इतना ज्यादा है सर, 50 to 60% चांस है कि वो वापस आ जाएगा। तो उसमें फिर इंसान अपना हिम्मत हार जाता है। दूसरी बार अगर बीमारी लौट के आए जी, दैट उससे बुरा कुछ नहीं होता। जी जी जी। तो इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं अर्ली वार्निंग साइंस क्या है, जी, जी, कैसे हम इसको पकड़े जल्दी, कुछ सिंपल चीजें जी। अगर आपके पास एक सिंपल होम बेस्ड टेस्ट हम करते हैं। जी, जी, अगर आप तंबाकू गुटखा खा रहे हैं तो आपके पास अपना हाथ है, इस हाथ में 3 फिंगर्स है, इस तीनों फिंगर को अपने मुंह में डालो। अगर ये तीनों आराम से जा रहा है, इसका मतलब अभी अर्ली चेंजेस ऑफ कैंसर नहीं है। पर अगर आप गुटखा तंबाकू खा रहे हो, और काफी बार पेशेंट्स 2 ही डाल पाते हैं, एक ही डाल पाते हैं, इसका मेरा एक मतलब दोस्त था, उसको रियलाइज हुआ गोलगप्पा नहीं खा पा रहा है और पान मसाला खाता था। मैंने बोला क्यों? कहता नहीं खुलता मेरा मुंह। एंड देन उसकी वाइफ ने उसको बोला कि भाई ये तुम्हारा साइन है कि तुम पान मसाला छोड़ो। लकीली उसने छोड़ दिया, और उसका बेटर भी हुआ छोड़ने से। परफेक्ट। सो दिस इज आई थिंक सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स व्हिच यू हैव गिवन। वैसे हमको नॉर्मल लोगों को देंगे कि गोलगप्पा टेस्ट, हमें चैलेंज करेंगे जी सर। सच मास मीडिया में ना गोलगप्पा चैलेंज जैसे बोल सकते हैं हम, जो तंबाकू खाते हैं उनको फ्री में हम गोलगप्पा खिलाएंगे। हाँ, उसमें कम से कम समझ में आएगा ना कि किसका मुंह खुल रहा है, किसका नहीं खुल रहा है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ऐसे हमको कैंपेन्स को ना थोड़ा फ्रेंडली बनाना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक गोलगप्पा टेस्ट। अच्छा आइडिया ना। परफेक्ट सर। इसको बोलते हैं कि जब 2 लोग मिलके बैठेंगे तो कुछ अच्छी चीजें तैयार होती है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यू नो, कि जब भी कोई इंसान स्मोकिंग छोड़ता है, तंबाकू छोड़ता है, तो कहते हैं कि उसका रिस्क ऑफ गेटिंग ऑल दीज डिजीजेस, इवन हार्ट डिजीजेस, ये सब धीरे धीरे कम होता रहता है। राइट। फॉर तो क्या मतलब, अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहें, उन्हें बताना चाहें कि तुम छोड़ो तो 7 दिन में, जैसे आई थिंक वो कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलता है कि 7 दिन छोड़ते तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है, फिर ये करते तो फिर ये नॉर्मल होने लगता है, तो क्या आप लोगों को एक आशा की किरण देना चाहेंगे? तो ये जो कह रहे हैं एपिसोड साहब, वो सही कह रहे हैं कि जिस दिन से आप टोबैको छोड़ना शुरू करते हो, उस दिन से आपका हर चीज का चांस, रिस्क कम होना शुरू हो जाता है। विद इन 24 आवर्स, 3 दिन, 1 हफ्ते, 1 साल में ऑलमोस्ट, जब आप तंबाकू छोड़ते हो ना सर स्पेसिफिकली जी, तो आपका ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक के चांसेस, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए चांसेस 50-60% से कम हो जाते हैं। रेस्टिंग हार्ट रेट भी नीचे आती है। रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे आता है। ओवरऑल एक वेलनेस अपने बॉडी में होना शुरू होता है। बट इम्पोर्टेंट ये है सर कि ये हम नहीं कर पाते। मेरे बोलने से अगर ये छोड़ देगा तंबाकू तो कितना आसान होता। काफी बार हमारे यहाँ पे जो होता बोलते हैं ना कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। जब वो लात लगती है ना, फिर वो हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो या कैंसर हो, अगले दिन से सर पेशेंट छोड़ देता है। अगले दिन से छोड़ देता है, अगले मोमेंट से छोड़ देता है, मोमेंट से छोड़ देता है। तो बट समहाउ ना, मैं मतलब हम ये कॉन्वर्सेशन इसके लिए कर रहे हैं जी, ताकि हमको लात ना लगे।
सर मैं एक सवाल आपसे ह्यूमन लेवल पर भी पूछना चाहता हूँ। आप डॉक्टर हैं और आपका प्रोफेशन है लोगों को ठीक करना, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके पास आप बता रहे हैं केबिन में इंसान तब एंटर करता है जब उसको डायग्नोज हो चुका होता है, तो आई एम श्योर जब पेशेंट आता है वो बिल्कुल टूटा हुआ होता है, एंड देन समटाइम्स यू रियलाइज कि यार इसकी फैमिली इसके भरोसे है, या समटाइम्स यू रियलाइज कि यार ये आ तो गया पर ही और शी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द खर्चा। तो एज ए ह्यूमन क्या फीलिंग आती है आपको? सर सबसे पहले जब ये आते हैं ना सर, जी। तो काफी बार किसी ने उनके दिमाग में डाला ही नहीं तो कि कैंसर होता है। सब पढ़ा हुआ रहता है लोगों ने, जैसे रिपोर्ट आया चैट जीपीटी पे डाल दिया, पूछ लिया उसको। तो आजकल सब लोग वैसे हैं, कोई मेरे तक रुकता नहीं, इंस्टेंट आंसर्स चाहिए। बायोप्सी की रिपोर्ट आई, पहले चैट जीपीटी में डाला, उसने बताया ये कैंसर है, ये ऐसा ऐसा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसको हिम्मत देना, उसको समझाना कि भाई तुमको कैंसर है, पर अगर ये ट्रीटेबल है तो सबसे पहले उसको उम्मीद दो कि भाई तुम ठीक होने वाले हो। हाँ, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी, पर वो कीमत चुकाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो मेरे को मतलब मुझे इस तरह से उनको कंफर्टेबल करना होता है, उनके सारे डाउट्स क्लियर करने होते हैं, उनको ये समझाना होता है कि ट्रीटमेंट लेना क्यों जरूरी है। ट्रीटमेंट के बाद हमको वापस अपनी लाइफ मिलेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी चेंज होगी, लेकिन आई थिंक लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट एंड क्वालिटी अगेन इज इम्पोर्टेंट, बट लाइफ रहेगी तभी तो क्वालिटी रहेगी। सो वी डू फेस अ चैलेंज ऑफ एक्सप्लेनिंग सो मेनी थिंग्स। इसके लिए बहुत टाइम लगता है सर, पेशेंस लगता है। राइट सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये भी हम काफी डेटा देखते हैं, आई एम श्योर एज एन एक्सपर्ट आप बता सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो रीजन फॉर, कैन बी अ रीजन फॉर ऑल दीज डिजीजेस। हाउ ट्रू इज दैट, एंड अगर है तो कैसे बचे? तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा पैसिव स्मोकिंग होता क्या है जी। सो एग्जाम्पल है कि अब जैसे मैं नाम लेते अजय, अक्षय और शाह, तीन लोग अपने ऑफिस में से बाहर गए जी सुट्टा मारने, ठीक है। तो अजय स्मोक कर रहा है, उसके बाजू में खड़ा है शाहरुख। अगर ये दोनों एक आसपास में खड़े हैं, अजय स्मोक कर रहा है, तो जो धुआं उसमें से निकल रहा है उसका धुआं सामने वाले को भी जा रहा है, राइट। तो जो सामने वाले को जो धुआं मिल रहा है उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। अब पैसिव स्मोकिंग इटसेल्फ इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर बाय 6 टाइम्स। मतलब आप भले स्मोक नहीं कर रहे हो, उस विसिनिटी में भी अगर आप वहां खड़े हो तो भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये समझो सर, इसमें थर्ड हैंड स्मोकिंग भी होता है। अच्छा, वो क्या होता है, हम दोनों एक ऑफिस में बैठे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट में लॉन्जेस होते हैं सर, उस स्मोकिंग लॉन्ज के अंदर एक पैक्ड रूम होता है। मैं, अजय और अक्षय दोनों स्मोक, अजय ने स्मोक किया, अक्षय ने स्मोक नहीं किया, वो दोनों वहां से निकल गए। फिर शाहरुख आया अंदर, वो बस सिर्फ बैठने के लिए आया, तो वो थर्ड हैंड स्मोकर है। ना तो वो स्मोकिंग के वक्त वहां था, ना उसने स्मोक की, लेकिन वो उस एनवायरनमेंट में खड़ा है जहाँ पे स्मोक हो चुका है। जी जी। ही इज ऑल्सो एट इंक्रीज रिस्क ऑफ स्मोकिंग। ओह गॉड। सो ऐसा है कि सब लोग ही जो इन्वॉल्व है या आसपास भी है, उनका भी रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए बचना कैसे है? सबसे पहले तो स्मोकिंग छोड़ो, और स्मोकिंग नहीं छूटा तो उस दोस्त को छोड़ दो जो स्मोक कर रहा है, और दोस्त नहीं छूटा जॉब छोड़ दो, जॉब चेंज कर लो, क्योंकि काफी बार ना सर हैबिट्स बन जाती है। हाँ, और ब्रेक लेना है, ये करना है, वो हैबिट होगी, बहुत डिफिकल्ट है। और हैबिट्स के लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू रीड अ बुक, एटॉमिक हैबिट्स। इट्स अ फैंटास्टिक बुक टू चेंज योर हैबिट्स, हाउ यू कैन चेंज योर हैबिट्स। तो इसमें मैंने अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई किया है कि एक चीज करने के लिए मुझे दूसरी चीज उसके साथ में अटैच करनी पड़ती है, तभी मैं वो करता हूँ, राइट। तो आई थिंक दिस इज एक जैसे कहावत है, आई वुड से कि जो मूवीज चलती है ना, उसमें लाइट्स कैमरा एक्शन नहीं होता, इट इज लाइट्स कैमरा एंड एडिक्शन। क्योंकि उसमें इतना स्मोकिंग और ये दिखाया जाता है कि आपको एक्चुअली एडिक्शन के लिए प्रमोट किया जा रहा है, राइट। तो कूल हो गया ना सर, बहुत कूल हो गया सर, बहुत कूल हो गया। इट्स द मतलब क्या गलत है अगर मैंने कर लिया तो? नहीं, गलत नहीं है, पर 10 साल बाद तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुमको बोलूंगा कि ये गलत था। 100%। कुछ ऐसे केसेस जो कि आप पेशेंट आपसे खुद डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि यार मेरी स्मोकिंग तब शुरू हुई थी, मैं करता नहीं था, या मेरा तंबाकू तब शुरू हुआ था, मैं करता नहीं था। ऐसे कोई केसेस आप लोगों को एग्जांपल के साथ देना चाह रहे हो, ताकि उनसे ही समझ के लोग अपने नौबत ना आए कि डॉक्टर बोले छोड़ने को, खुद ही छोड़ दें अपने हिसाब से। बिल्कुल। तो मेरे पास मेरे एक मित्र है जी, he is 60 years old जी। he has been smoking for 35 years but then he stopped smoking one day। तो उसने कैसे छोड़ा? उसका भी यही हुआ था, उसका एक बहुत क्लोज फ्रेंड था जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उसने जो उसकी जर्नी देखी ना,
उसकी जर्नी को देख के उसने अपना खुद का कैंसर छोड़ा, स्मोकिंग छोड़ दिया। ही वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। 35 इयर्स की हैबिट बहुत डिफिकल्ट था सर। वो बोला कि सर वो 1 महीना जो था ना वो हेल्थ था, बट 1 महीना जब मैंने पार किया उसके बाद फिर जो मेरे में हिम्मत आई ना कि मैं छोड़ सकता हूँ, एंड देन ही डिड द सेम थिंग्स। उसने अपने हैबिट चेंज की, उसने टाइमिंग्स चेंज किया, उसने जगह चेंज किया, उसने रूट चेंज किया, उसने अपने लाइफ के एवरी मोड पे कुछ ऐसे करेक्शंस की है जिससे कि वो रूट ना आए, जहाँ से वो टपरी ना आए, जहाँ पे वो ट्रिगर अगर आता है तो उसको सप्रेस करना, च्युइंगम से सब्स्टिट्यूट किया, उसको कुछ और चीज सब्स्टिट्यूट किया, ऐसे अपने को सब्स्टिट्यूट करके और हैबिट्स चेंज करके ही इसको ओवरकम किया जा सकता है, और ये ओवरकम होता है सर। It's everything is here. नहीं, I can totally understand because I have done it. मैंने स्मोकिंग छोड़ी है। That is commendable. I think we should. और मैंने एक दिन डिसाइड किया सुबह उठ के कि मैं अगले दिन से नहीं करूंगा, और शुरू के 2-3 दिन मेरे लिए टफ रहे, एंड नाउ आई एम नॉट इवन इन दैट रूम जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है। तो आई कैन टेल यू, आई कैन सी द विजिबल डिफरेंस इन माई स्किन ऑल्सो। मेरी स्किन का कलर ब्राइट हो गया है, मेरे डार्क सर्कल्स चले गए। ये ऐसी चीजें जो दिख रही हैं, तो मैं खुद के एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीजें एक्चुअली छोड़ देनी चाहिए इन लाइफ। आई थिंक यू आर ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू यू, इफ इट ऑल, क्योंकि अगर आप खुद छोड़ सकते हो जी, आई एम श्योर आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहे रहोगे जब आपने छोड़ा है जी, फिर भी आपने छोड़ा तो उससे अच्छी कोई चीज, यू आर फीलिंग द डिफरेंस। या आई कैन फील द डिफरेंस, यू आर द रियल हीरो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे डेटा जो, क्योंकि मैं वॉच पहनता हूँ, मेरा डेटा आने लग गया था उसके बाद 4 महीने 5 हफ्ते बाद कि मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे चली गई है। इट्स अ गुड साइन, एवरीथिंग चेंज फॉर गुड। तभी मैंने सोचा कि आपने ऐसा बोला क्यों, कि आपका इतना रेस्टिंग हार्ट रेट पर आपने तवज्जो दिया, क्योंकि आपने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है कि कैसे ये फर्क करता है। सर मतलब आपसे बात करके एक्चुअली मैं भी बहुत एनलाइटन फील कर रहा हूँ, और जिस तरह से आपने समझाया, जिस तरह से वाकई में आप समझा रहे हैं, आई एम श्योर कि जो भी पेशेंट्स आपके पास आते होंगे कंपैरेटिवली अच्छे मन से वापस जाते होंगे। एंड आई जेन्युइनली होप कि आप जैसे डॉक्टर्स और मिलें, लोगों को मोटिवेट करें ये सारी हैबिट्स छोड़ने के लिए, और अगर खुदा ना खास्ता आसपास कोई बीमार है तो उनको बताने के लिए कि अर्ली डायग्नोज करो और डॉक्टर के पास जाओ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कमाल का डिस्कशन। कुछ ऐसी चीज जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज यू कैन ऐड। Only one line message that I would like to give. Please. Real heroes are not those who smoke. The real heroes are those who quit smoking. उसमें आपको करेज लगता है, उसमें हिम्मत लगती है, और वो बहुत टाइम तक रखनी पड़ती है। इट इज अ कंसिस्टेंट एफर्ट जी। सो आई थिंक दोज हीरोज शुड बी, उनको ग्लैमराइज करना चाहिए, एंड उनको दिखाना चाहिए लोगों को कि भाई ये इनसे आप इंस्पिरेशन लो, उनसे नहीं जी, जो बोले कि मैं भी अगर ये डिस्कशन आपसे मैं उस दौर में कर रहा होता तो मैं भी सोचता कि जल्दी से खत्म हो जाए ये इंटरव्यू बस। पर थैंकफुली आई एम हैविंग दिस डिस्कशन, मुझे और बेटर फील हो रहा है डिस्कशन करके आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, लव यू टू हैव यू ऑन माय शो।